नमस्ते स्टूडेंट्स। अपन जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा था। उसमें अपन ने अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया, कायिक जनन के बारे में पढ़ लिया और अपना लैंगिक जनन चल रहा था। तो देखो, लैंगिक जनन के बारे में भी अपन ने कुछ टॉप पॉइंट तो पढ़ भी लिए थे। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट। देखो, लैंगिक जनन क्या होता है कि अपन ने पढ़ा था कि एक नर होता है, एक मादा होती है। मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं और जो वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लैंगिक जनन कहलाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? एक नर होगा, एक मादा होगी। नर में नर युग्मक होगा और मादा में होगा मादा युग्मक। अच्छा, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण कर रहे थे और ये फिर वृद्धि करके बार बार विभाजन करके और नई संतति का निर्माण कर रहा था। ये पूरी प्रक्रिया क्या है? लैंगिक जनन है कि नर युग्मक मादा युग्मक के मिलन से युग्मनज बनना, उससे नई संतान पैदा होना, नया जीव पैदा होना क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। अच्छा, दूसरी बात अपन ये भी बोल सकते हैं कि लैंगिक जनन के लिए 2 जीवों का होना क्या है? आवश्यक है कि एक और नर और एक मादा 2 होने आवश्यक है। दूसरी बात अपन ने ये भी पढ़ी थी कि लैंगिक जो जनन होता है उसके दौरान जो संतान जो पैदा होती है वो संतान अपने जनक से क्या होती है? ये क्या इनके जनक है, जनक से भिन्न होती है। कि लैंगिक जनन के दौरान जो संतान पैदा होती है अपने जनक से क्या होती है? भिन्न होती है। तीसरी बात अपन ये भी पढ़ ली थी कि लैंगिक जो जनन होता है वो बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अगला पॉइंट अपन ने ये भी पढ़ लिया था कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन के दौरान देखो नर युग्मक है, मादा युग्मक है, इनका कोई मिलन नहीं हो रहा था, कोई युग्मनज का निर्माण नहीं हो रहा था। तो वो एक क्या थी? सरल प्रक्रिया थी। लेकिन इनमें युग्मकों का मिलन होता है, संलयन होता है, युग्मन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये क्या है? जटिल और लंबी प्रक्रिया, लंबी प्रोसेस चलती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इसकी डेफिनेशन परिभाषा हो गई कि आपका लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो आप क्या कहोगे कि नर युग्मक मादा युग्मक के मिलन से युग्मनज बनना, नई संतान पैदा होना लैंगिक जनन होगा। ये प्रक्रिया बहुकोशिकीय जीवों में होती है। लैंगिक जनन के लिए 2 जीव भाग लेते हैं और इसमें बनने वाली जो संतान होती है वो जनक से क्या होती है? भिन्न होती है। एक जटिल प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है। समझ रहे हो मेरी बात? ये अपन ने पढ़ लिया था लैंगिक जनन के बारे में। अब लैंगिक जनन में एक पॉइंट और पढ़ा था अपन ने कि लैंगिक जनन के आधार पर जीवों को भी 2 भागों में बांटा गया। पढ़ लिया था एक पॉइंट अपन ने कि लैंगिक जनन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? जीवों को 2 भागों में बांटा गया। तो वो 2 भाग कौन से होते हैं? एक तो होता है एक लिंगी, या इसे एक लिंगा सरई भी बोल सकते हो। एक होता है द्विलिंगी, या इसे द्विलिंगा सरई या उभयलिंगी भी बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? कि लैंगिक जनन के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया, एक लिंगी और द्विलिंगी या उभयलिंगी। अब एक लिंगी कौन से होते हैं? देखो, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा, एक लिंगी। एक का मतलब तो एक ही होता है और लिंगी का अर्थ है लिंग, कि जिसमें एक ही लिंग प्रेजेंट हो वो क्या होंगे? एक लिंगी जीव होंगे। तो इसकी परिभाषा आप कैसे दोगे? वे जीव जिसमें नर और मादा जीव अलग अलग हो या एक ही लिंग उपस्थित हो। अगर एक जीव के अंदर एक ही लिंग उपस्थित हो तो वो जीव क्या कहलाएगा? एक लिंगी। जैसे अपन बात करें मनुष्य की, मनुष्य क्या होता है?
एक लिंगी प्राणी होता है। समझ रहे हो मेरी बात कि मनुष्य क्या है, एक लिंगी प्राणी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर नर अलग होता है, मादा अलग होती है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए क्या है, एक लिंगी प्राणी होता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताया था मैंने, पपीता जो होता है आपका, वो भी क्या होता है, एक लिंगी होता है, जिसमें भी नर अलग और मादा क्या होता है, अलग होता है। तो एक लिंगी जीव कौन से आपसे पूछ ले, एक लिंगाश्रयी या एक लिंगी जीव किसे कहते हैं, कि वे जीव जिनमें एक ही जनन अंग उपस्थित हो। क्या बोलोगे, कि वे जीव जिनमें एक ही जनन अंग उपस्थित हो, एक लिंगी या एक लिंगाश्रयी कहलाते हैं। दूसरी बात करें अपन द्विलिंगी या द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगी की बात करें, तो द्वि का अर्थ क्या होता है, द्वि का अर्थ होता है दो। तो दोनों लिंग एक ही जीव में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी प्राणी कहलाएंगे, वो प्राणी कहलाएंगे आपके द्विलिंगी प्राणी। तो आपसे पूछ ले कि द्विलिंगी उभयलिंगी या द्विलिंगाश्रयी किसे कहते हैं, कि वे जीव जिनमें दोनों लिंग एक ही जीव में उपस्थित हो, कि नर और मादा दोनों एक में ही उपस्थित हो, तो वो क्या कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करें तो आपका केंचुआ जो होता है, जो केंचुआ होता है उसमें एक ही जीव में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही जीव में होते हैं, तो वो कौन से जीव होंगे, द्विलिंगी। अगली बात करें आपका जो जोंक होता है वो भी क्या होता है, द्विलिंगी होता है। जैसे पादपों की बात करें तो अपन खेतों में जैसे सरसों उगाते हैं, सरसों का फूल आपने कभी देखा हो, तो सरसों के फूल एक ही फूल के अंदर नर जनन अंग भी मिलेगा आपको, मादा जनन अंग भी मिलेगा, तो वो क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। अगली बात करें तो आपने धतूरा देखा हो, धतूरा का पुष्प अगर देखा हो, प्रैक्टिकल कभी किया हो, तो धतूरा भी क्या है, द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि धतूरे का जो पुष्प होता है एक ही पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कि लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अपने लैंगिक जनन की परिभाषा पढ़ ली, लैंगिक जनन के आधार पर जीव दो प्रकार के हो गए। आप पढ़ेंगे कि जो लैंगिक जो जनन होता है वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अपना पॉइंट क्या है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं, कि लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं, कि आपका जो लैंगिक जो जनन होता है उसके दौरान कौन कौन सी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। देखो लैंगिक जनन कब शुरू होता है, लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है, जैसे कोई भी जीव है, जैसे नर मतलब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में संतान पैदा करने की जो क्षमता होती है वो उसकी किशोरावस्था में शुरू होती है, यौनारंभ बोल सकते हो। जैसे यौनारंभ के लक्षण आपने 10th या 11th में पढ़े होंगे, दाढ़ी मूंछ का आना, पुरुषों में आवाज का भारी हो जाना, चेहरे पे पिंपल्स का आ जाना, जनन अंगों का वृद्धि हो जाना। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे लड़कियों में, महिलाओं में बात करें तो उनका आवाज का बारीक हो जाना, चेहरे पे पिंपल्स आना, स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाना, तो वो क्या आपके द्वितीय लैंगिक लक्षण हैं। और वो जैसे ही वो द्वितीय लैंगिक लक्षण शुरू होते हैं वैसे वैसे नर और मादा में जनन अंगों का भी क्या होता है, विकास हो जाता है, और जनन अंग धीरे धीरे वृद्धि करके एक परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। परिपक्व हो जाते हैं, उसे परिपक्व अवस्था किशोर अवस्था बोलते हैं। और इस प्रक्रिया के बाद में इनमें क्या होता है, लैंगिक जनन की घटना शुरू होती है, और इसी लैंगिक जनन के दौरान युग्मनज बन के नई संतान यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता पैदा होती है। तो देखो कि लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान जो जीव होते हैं उनमें 3 प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं।
लैंगिक जनन के दौरान जीवों में 3 प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक घटना तो होती है निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व एक घटना होती है आपकी निषेचन से पूर्व, दूसरी घटना होती है निषेचन, और तीसरी घटना होती है निषेचन के पश्चात। ये 3 घटनाएं देखने को मिलती है कि निषेचन से पूर्व क्या होता है, निषेचन से पूर्व क्या होता है, निषेचन के दौरान क्या होता है, और निषेचन के बाद क्या होता है। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अपन ने ये पढ़ा था कि ये नर भाग है, ये मादा भाग है, इसमें युग्मक जनन की क्रिया हो रही थी, इसमें भी युग्मक जनन की क्रिया हो रही थी। फिर इन युग्मकों का आपस में क्या हो रहा था, संलीन हो रहा था, फिर युग्मनज बन रहा था, और फिर उससे संतान उत्पन्न हो रही थी। ये प्रोसेस पढ़ी थी अपन ने। अच्छा, इसी पूरी प्रोसेस के अंदर ही ये तीनों पॉइंट छुपे हुए हैं। अब अपने को ढूंढना है कि ये कहाँ कौन सा पॉइंट छुपा है। कि निषेचन से पहले अपन निषेचन की बात करें तो निषेचन किसको कहेंगे कि नर युग्मक, जैसे पुरुष की बात कर ले तो नर का शुक्राणु है, मादा का अंडाणु है, दोनों आपस में मिल जाएं, युग्मनज का निर्माण कर ले, वो क्रिया क्या है, निषेचन है। कि नर और मादा युग्म का मिल जाना, युग्मनज का बन जाना ही क्या है, निषेचन है। तो इससे पहले कौन सी घटना हो रही है? अच्छा, इससे पहले जो घटना हो रही है वो क्या है, निषेचन से पहले की घटना है, और इसके बाद जो घटना हो रही है वो क्या है, निषेचन की बाद की घटना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपन पढ़े निषेचन से पूर्व। निषेचन से पूर्व कौन सी घटना हो रही है कि नर भाग से युग्मक का निर्माण होता है, मादा भाग से भी युग्मक का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण होता है। समझ रहे हो मेरी बात? किसका निर्माण होता है, युग्मकों का। कि निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण होता है। अगर नर होगा तो उसमें नर युग्मक बन जाएगा, अगर मादा है तो उसमें मादा युग्मक बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिर दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि इन दोनों का संलयन हो जाएगा। अब नर जीव अलग है, मादा जीव अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो फिर उनके जो युग्मक है वो संलयन कैसे होंगे? या तो नर का युग्मक चल के आएगा, या मादा का युग्मक चल के आएगा, या फिर दोनों ही युग्मक एक दूसरे के पास आएंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तभी तो उनका संलयन होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे थोड़ी इसमें युग्मकों का निर्माण हो गया, ये युग्मकों का संलयन, युग्मनज बन गया, ये चीज पढ़ रहे थे। तो अपने पॉइंट निकाला कि निषेचन से पहले क्या घटना होती है कि युग्मकों का निर्माण तो हो गया, कि नर में तो नर युग्मक बन गए और मादा में मादा युग्मक बन गए। अब अपने को करना कि नर और मादा युग्मक का करना है संलयन। कि नर युग्मक अलग है, मादा युग्मक अलग है, दोनों का आपस में संलयन करना है। तो या तो नर युग्मक चल के आएगा, या फिर मादा युग्मक चल के आएगा, या फिर दोनों गति करेंगे तभी दोनों का संलयन होगा। अच्छा, दोनों गति करेंगे या एक नर युग्मक चल के आ रहा है, मादा युग्मक चल के आ रहा है, तो नर युग्मक का आना या मादा युग्मक का आना या दोनों का आना क्या कहलाता है, युग्मकों का स्थानांतरण। क्या कहलाएगा? युग्मकों का स्थानांतरण। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना कि निषेचन से पहले कौन सी घटना होगी कि नर में नर युग्मक का निर्माण होगा, मादा में मादा युग्मक का निर्माण होगा। इसका मतलब है कि युग्मकों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो उसको युग्मकों का निर्माण का मतलब अपन बोल सकते हैं युग्मक जनन होगा। तो निषेचन से पहले एक घटना तो क्या होती है, युग्मक जनन की घटना होती है। फिर नर युग्मक चल के आए, या फिर मादा युग्मक चल के आए, या फिर दोनों चल के आए। मतलब इसका मतलब है कि या तो नर युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है,
या फिर मादा युग्मक चल के जा रहा है इसका स्थानांतरण हो रहा है, या फिर दोनों गति करके आ रहे हैं इसका मतलब दोनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या बन जाता है, युग्मकों का स्थानांतरण। तो निषेचन से पहले की घटनाएं कौन सी होती है, युग्मक जनन और युग्मकों का स्थानांतरण। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि लैंगिक जनन के दौरान कितनी घटनाएं संपन्न होती हैं, तो 3 घटनाएं संपन्न होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है निषेचन से पहले, एक होती है निषेचन के बाद, और एक होती है निषेचन। समझ रहे हो मेरी बात। निषेचन से पहले जो घटना होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है युग्मक, एक होती है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मकों का स्थानांतरण। समझ रहे हो मेरी बात। युग्मक जनन और युग्मकों का स्थानांतरण 2 प्रकार से होता है। अब अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं। युग्मक जनन मतलब हर एक बात को अपन डिटेल से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। जैसा आपको समझ में आ रहा है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वैसा आप वैसा का वैसा अपनी भाषा में बना के लिख दोगे तो वो बिल्कुल क्या है, सही है। समझ रहे हो मेरी बात। अपन पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, युग्मक जनन। तो पहली बात तो ये कि ये युग्मक जनन की घटना कब शुरू होती है। अपन ने पढ़ा था कि जैसे मनुष्य की बात करें तो लड़के और लड़कियां होती है, उनकी एज हो जाए 12-13 साल की एज के बाद में देखो उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास शुरू हो रहा था। दाढ़ी मूंछ आ रही थी, आवाज का भारी होना था, उनके जनन अंगों में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो वो थी उनकी परिपक्वन अवस्था। कौन सी अवस्था थी, परिपक्वन अवस्था। जैसे ही वो परिपक्वन अवस्था पूर्ण होगी तो उनमें जनन की क्षमता पैदा हो जाएगी। वो अपने समान संतान क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। इसका मतलब है कि युग्मक जनन की क्रिया किसके बाद शुरू होती है, परिपक्वन अवस्था के बाद। इसके बाद शुरू होगी परिपक्वन अवस्था के बाद। तो आप इसे पूछ लिया जाए युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन देखो इसके नाम से निकल के आ रहा है। युग्मक का मतलब अपन जानते हैं युग्मक ही होता है, और जनन का मतलब जन्म होना। तो मतलब युग्मकों का जन्म होना या युग्मक बनना। समझ रहे हो मेरी बात। युग्मकों का जन्म होना या युग्मक बनना ही क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की युग्मक जनन किसे कहोगे कि जो युग्मक जनन की क्रिया होती है वो किसके बाद शुरू होती है, परिपक्वन या किशोरावस्था के बाद शुरू होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि परिपक्वन अवस्था के बाद जीवों में युग्मक बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात कि आप युग्मक जनन की परिभाषा कैसे लिखोगे कि परिपक्वन अवस्था के बाद, या सीधा ऐसे लिख सकते हो कि परिपक्वन के बाद जीवों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। कि परिपक्वन के बाद जीवों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, युग्मक जनन कहलाएगी। अब देखो अगर नर जीव है तो उसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अगर मादा जीव है तो उसके अंदर मादा युग्मकों का निर्माण होगा। समझ रहे हो।
कि परिपक्वन के बाद जीवों में युग्मकों का बनना ही युग्मक जनन है, कि युग्मक बनना है वही क्या युग्मक जनन है। अगर नर जीव है तो उसमें नर युग्मक बनेंगे, अगर मादा जीव है तो उसमें मादा युग्मकों का क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखो आगे का पॉइंट है कि जो युग्मक जनन होता है वो भी दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है समयुग्मजी और एक होता है आपका विषम युग्मजी। कि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। युग्मक जनन दो प्रकार से होता है या दो प्रकार का होता है, एक होता है समयुग्मजी, एक होता है विषम युग्मजी। देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सम का अर्थ होता है समान और युग्मजी का अर्थ है युग्मक, कि समान युग्मक। अपन बढ़ रहे कि नर है तो नर युग्मक होगा, मादा है तो मादा युग्मक होगा, और समान की बात आ रही है तो नर युग्मक और मादा युग्मक अगर दोनों का आकार व परिमाण समान है तो इसे क्या कहोगे, समयुग्मजी। समझ रहे हो मेरी बात कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन, अगर नर है तो नर युग्मक बनेगा, मादा है तो मादा युग्मक बनेगा। अच्छा, इनके आधार पर दो प्रकार से होता है युग्मक जनन, एक होता है समयुग्मजी और एक होता है विषम युग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, सम का अर्थ होता है समान और विषम का अर्थ होता है अलग अलग। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक का आकार और परिमाण अगर दोनों का समान है, सेम है, तो वो क्या है, समयुग्मजी है। जैसे देखो ये आपका मान लो नर युग्मक है, ये नर युग्मक है, ये मान लो नर युग्मक है, और ये मान लो मादा युग्मक है। दोनों का आकार भी सेम है, परिमाण भी सेम है, दोनों का आकार और परिमाण भी सेम है। तो क्या आप इनको पहचान सकते हो कि नर ये है मादा ये है, या नर ये है मादा ये, ऐसे पहचान सकते हो क्या, नहीं ना। इसका मतलब है कि समयुग्मजी अवस्था में दोनों युग्मकों के मध्य अंतर कर पाना मुश्किल होता है। समझ रहे हो मेरी बात कि दोनों युग्मकों में अंतर नहीं कर सकते, तो वो इस अवस्था कौन सी होगी, समयुग्मजी अवस्था होगी। अगर अपन विषम युग्मजी की बात करें तो विषम का अर्थ होता है अलग अलग, कि विषम का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का आकार परिमाण अलग अलग हो तो वो क्या कहलाएगा, विषम युग्मजी अवस्था कहलाएगी। जैसे अपन बात करें कि ये मादा का क्या है, अंडाणु है, ये नर का क्या है, शुक्राणु है, और शुक्राणु पे क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। तो ये तो नर का क्या है, शुक्राणु है अगर मनुष्य की बात करें, और ये मादा का है अंडाणु। दोनों का आकार देखे तो अलग अलग है, दोनों का परिमाण देखे तो अलग अलग है। इसका मतलब ये कौन सी अवस्था है, विषम युग्मजी अवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य जो होता है वो विषम युग्मजी होता है। मनुष्य कैसा प्राणी है, विषम युग्मजी। आपसे पूछ ले कि मनुष्य में युग्मक जनन होता है विषम युग्मजी प्रकार का, कैसे समझाइए, क्योंकि मनुष्य में जो नर युग्मक शुक्राणु होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है, उन दोनों के आकृति और परिमाण में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, भिन्नता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। इसलिए मनुष्य क्या है, विषम युग्मजी प्राणी। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है निषेचन से पूर्व का पहला पॉइंट, कौन सा, युग्मक जनन। एक बार पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं जैसे युग्मकों का निर्माण है, युग्मकों का स्थानांतरण है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रक्रिया युग्मक
निषेचन से पूर्व की अवस्था होती है। अच्छा, दो प्रकार से होती है, एक होता है युग्मक जनन और एक होता है युग्मकों का स्थानांतरण। एक तो पढ़ा अपन ने युग्मक जनन, एक पढ़ा युग्मकों का स्थानांतरण। कि युग्मक जनन क्या होता है कि परिपक्व होने के बाद जीवों में युग्मक बनना क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। अगर नर होगा तो नर युग्मक बनेंगे, मादा होगा तो मादा युग्मक बनेंगे। युग्मक जनन दो टाइप का होगा, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। सम का अर्थ होता है समान, विषम का अर्थ होता है अलग अलग। तो सम का अर्थ समान होता है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार परिमाण में समान है, तो वो क्या कहलाएगा, समयुग्मजी। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार परिमाण में क्या अलग अलग है, तो वो कहलाएगी विषमयुग्मजी अवस्था। समझ रहे हो मेरी बात। अगला पॉइंट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि युग्मकों का संलयन या स्थानांतरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं, युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण, देखो युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होगा। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, निषेचन से पूर्व की घटना पढ़ रहे हैं। तो अपन ने देख लिया था ये पॉइंट तो कि एक तो होता है युग्मक जनन और एक युग्मक का स्थानांतरण। देखो अपन ये वाला पॉइंट पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों का स्थानांतरण की बात करें तो इसका मतलब होता है कि युग्मकों का एक दूसरे के समीप में आना, या तो नर युग्म गति करके जाए या फिर मादा युग्म गति करके जाए। तो देखो अपन इस प्रकार से पढ़ा था कि ये नर भाग है, ये वाला मादा भाग है, इनमें युग्मक जनन हुआ, यानी युग्मकों का निर्माण हुआ। उनके बाद इन दोनों का क्या हुआ, संलयन हुआ और युग्मनज बना। ऐसे पढ़ा था अपन ने। तो मतलब युग्मक जनन की क्रिया तो अपन ने पढ़ ली। अब इन दोनों का संलयन हो, तो संलयन होने के लिए इन युग्मकों को एक दूसरे के पास आना होगा, और एक दूसरे के पास ये तभी आएंगे या तो नर युग्म गतिशील हो या मादा युग्म गतिशील हो या दोनों ही गतिशील हो, या फिर गतिशील नहीं हो तो कोई माध्यम हो, या तो हवा के द्वारा उड़ के जाएं। पेड़ पौधों की बात करें, जैसे पानी में तैर के जाएं, हवा में उड़ के जाएं, या किसी कीट के द्वारा जाएं। जैसे मधुमक्खी वगैरह देखा होगा ना, अपने सरसों वगैरह के फूलों पे भिन मिलाती रहती हैं, तो उनके माध्यम से भी हो सकता है उनका स्थानांतरण। तो वो है युग्मकों का स्थानांतरण, की युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक युग्मक से दूसरे युग्मक तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा, युग्मकों का स्थानांतरण कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात की युग्मकों का स्थानांतरण किसको बोलते हो, कि युग्मकों का एक युग्मक से दूसरे युग्मक तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा, युग्मकों का स्थानांतरण कहलाएगा। युग्मकों का स्थानांतरण कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपसे परिभाषा पूछ ले कि युग्मकों का स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो देखो इनका स्थानांतरण तो कब शुरू होगा, जब इनका जनन होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि युग्मक जनन के बाद, भाई युग्मक जनन के बाद ही तो इनका स्थानांतरण होगा। जब युग्मक बनेगा ही नहीं तो स्थानांतरण किसका होगा, इसका मतलब इसके बाद होता है। तो युग्मक जनन के बाद युग्मकों का
युग्मक संलग्न के मध्य की प्रक्रिया को ही युग्मकों का स्थानांतरण करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात की युग्मक जनन के बाद की जब युग्मकों का निर्माण हो जाए उसके बाद युग्मकों का संलयन हो, उससे पहले यानी युग्मक जनन के बाद और युग्मक संलयन से पहले की जो बीच की जो प्रोसेस होती है जिसके दौरान युग्मक एक युग्मक से दूसरे युग्मक तक पहुंचते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या है? युग्मकों का स्थानांतरण कहलाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अगली बात अपन देखें कि युग्मकों का जैसे स्थानांतरण है वो कैसे होगा। या तो युग्मकों का स्थानांतरण होगा तो देखो दो युग्मक हैं, ये मान लो आपका मादा युग्मक है, ये क्या है? मादा युग्मक है। ये आपका नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये नर युग्मक है। या तो ये नर युग्मक गति करता हुआ इसके ओर पहुंचे या फिर मादा युग्मक गति करता हुआ इस तक पहुंचे या फिर ये दोनों ही गति करते हुए एक दूसरे तक पहुंचे। समझ रहे हो मेरी बात? तब इनका स्थानांतरण होगा। तो अपन बोल सकते हैं तो या तो नर युग्मक क्या होता है? गतिशील होता है। या फिर मादा युग्मक क्या होता है? गतिशील होता है। या फिर दोनों ही युग्मक क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। समझ रहे हो? तो ही युग्मकों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात ये कि अगर ये नर युग्मक गतिशील है तो इसे चलने के लिए किसकी जरूरी होगी? किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर ये युग्मक गतिशील है तो इससे गति करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब है कि ये युग्मक किसी माध्यम के अंदर क्या हो सकते हैं? गति कर सकते हैं और माध्यम में गति करके ही एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? देखो नेक्स्ट बात अपन करें, जैसे पादपों की बात करें या कुछ शैवाल है, जैसे ब्रायोफाइटा है, आपका टेरिडोफाइटा है। अगर उन पादपों की बात करें तो उन पादपों के अंदर ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में गति कैसे हो सकती है? या तो पानी के माध्यम से हो सकती है, या फिर वायु के माध्यम से हो सकती है, या फिर कीटों के माध्यम से हो सकती है गति। समझ रहे हो ना मेरी बात? कि युग्मकों का स्थानांतरण अगर पादपों की बात करें जैसे शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उनकी बात करें तो उनमें माध्यम के रूप में कौन उपयोग हो सकता है? पानी हो सकता है, वायु हो सकती है, कीट हो सकते हैं। इनके माध्यम से ये युग्मक क्या हो सकते हैं? एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब ये हुआ कि युग्मकों के स्थानांतरण के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगली अगर अपन बात करें बीजीय पादपों की, बीजीय पादप की बात करें तो वो पादप जिनमें बीज उत्पन्न होते हैं। देखो उनमें क्या होता है, अगर आपने कभी एक फ्लोर का डायग्राम अगर देखा हो, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ से हटाता हूँ और एक फ्लोर का डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ अच्छे से। कि ये देखो आप एक डायग्राम फ्लोर का अगर आपने डायग्राम देखा हो, आपको बनाना नहीं है, एक बार देखना है। आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको डायग्राम तो अच्छे से इजीली बनाने आने ही चाहिए। ये पुष्प है। अगर इस पुष्प की बात करें तो देखो सबसे बाहरी बाहर की ओर जो पार्ट होता है उसे बाह्य दल पुंज बोलते हैं।
हरे कलर के होते हैं। उसके अंदर की बात करें तो अलग अलग रंगों की पंखुड़ियां होती है। किसी में लाल कलर की होगी, किसी में येलो होगा, किसी में बैंगनी होगा, किसी में व्हाइट होगा, किसी में अन्य किसी कलर का हो सकता है। उसे दलपुंज बोल सकते हो। उसे क्या बोलते हैं? दलपुंज। अब इसको हटा दिया जाए यहां से, इसको भी यहां से हटा दिया जाए। इस बाह्य दलपुंज कभी भी आपको कोई भी फ्लोर मिले तो आप प्रैक्टिकल करके जरूर देखोगे। इसका बाह्य दलपुंज अपन ने हटा दिया और जैसे धतूरा है उसमें बिल्कुल साफ देखने को मिल जाएगा और आपके घर के आसपास धतूरा का पेड़ भी आसानी से आपको मिल जाएगा। इनको अपन ने हटा दिया दोनों पार्टों को। तो ये अंदर वाला है, ये नर भाग है जिसको पुमंग बोल सकते हो या पुंकेसर बोल सकते हो। और ये अंदर वाला है मादा वाला भाग है जिसे स्त्री केसर बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? ये ऊपर की ओर ये टोपी सी आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? पराग कोश। और ये टोपी सी दिखाई दे रही, इसे बोलते हैं वृत्तिकाग्र। जैसे चैप्टर फिनिश होगा, अगले 1 या 2 चैप्टर में आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपको बिल्कुल समझ में हो जाएगा। एक बार के लिए आप देख लो कि आपका क्या है, पुंकेसर या पुमंग है यानी नर भाग है, और ये अंदर वाला है, ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा का पूरा क्या है? मादा वाला पार्ट है जिसे स्त्री केसर बोलते हैं। अच्छा, पुरुष पुमंग वाला पुंकेसर है, इसके ऊपर जो टोपी है इसे पराग कोश बोलते हैं। और ये जो पराग कोश होता है इस प्रकार से, इसके अंदर क्या होते हैं? इस प्रकार से छोटे छोटे कण से होते हैं, इनको बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। और ये वर्तिकाग्र है, ये जब परिपक्व हो जाएंगे तो ये यहाँ से पराग कोश है वो फट जाएगा। पराग कोश फट जाएगा तो ये परागकण बिखरेंगे, तो या तो ये हवा के द्वारा उड़ करके इसके ऊपर गिर जाएं, वर्तिकाग्र के ऊपर। समझ रहे हो मेरी बात? या तो हवा के द्वारा उड़कर गिर जाए, या फिर कोई मधुमक्खी है, आपकी तितली है, कोई अन्य कोई कीट है जो फूल जो पुष्प है उसकी ओर आकर्षित हो। अगर वो कीट यहाँ बैठ गया तो उसके पैरों पे चिपक जाएंगे, और उसके पैरों के द्वारा अगर वही कीट यहाँ से उड़ करके यहाँ बैठ गया तो वो यहाँ गिर जाएंगे कण। समझ रहे हो मेरी बात? तो कीटों के द्वारा गिर सकते हैं, या फिर पानी में तैर के जा सकते हैं। यहाँ चले गए तो परागकण यहाँ चले गए, इस प्रक्रिया को बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। नेक्स्ट आगे के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, लेकिन एक बार समझ में आ जाए सुन लो। देखो, परागण किसको बोलते हैं? कि ये परागकोश था, इसमें थे परागकण, ये परागकोश के अंदर परागकण थे। ये परागकण यहाँ से निकलकर कहाँ चले गए? वर्तिकाग्र के ऊपर चले गए। तो परागकोश से ये क्या है? परागकोश। परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र पे गिरना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहोगे? परागण। अब यहाँ पर चले गए ये परागकण, यहाँ पर गिर गए परागकण। अब परागकणों का यहाँ पर क्या होगा? अंकुरण होगा। तो ये परागकण यहाँ पे माध्यम का कार्य करेंगे, इनका अंकुरण होगा। अंकुरण होगा तो एक नली निकलेगी नीचे की ओर, और उस नली को बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं? पराग नली। और वो पराग नली नीचे की ओर वृद्धि करती 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 अंत में इसके बीजांड अंडाशय वाले भाग में क्या हो जाती है? प्रवेश कर जाती है। और इस पराग नली के द्वारा ही नर जो युग्मक है वो अंड भाग तक क्या होता है? पहुंचता है। इसका मतलब है कि नर युग्मक को अंड भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? पराग नली। तो पराग नली या किसका कार्य कर रही है? माध्यम का कार्य कर रही है, और वो अंड तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि नर युग्मक का मादा युग्मक तक क्या हो गया?
स्थानांतरण होता है। तो ये किसमें होता है? बीजीय पादपों में होता है, कि वो पादप जिनमें बीज बनते हैं। जैसे आपका सरसों है उसमें भी इस प्रकार से होता है, धतूरा होता है उसमें भी इस प्रकार से होता है। तो समझ रहे हो ना कि जो आपके पुष्पीय पादप बताएं या बीजीय पौधों की बात करें तो उनमें क्या होता है कि परागकोश में परागकण होते हैं, वो परागकण परागकोश से निकलकर पुष्प की वर्ती कागज पे गिर जाते हैं, उसे परागगण कहते हैं। और वो परागकण वर्ती कागज वाले भाग पर अंकुरण की क्रिया के द्वारा एक पराग नली का निर्माण करते हैं, जो नली नीचे की ओर वर्ती करती अंड वाले भाग में प्रवेश कर जाती है, और इस पराग नली के द्वारा ही नर युग्मक का अंड तक स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया क्या है? युग्मकों का स्थानांतरण। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? युग्मकों का स्थानांतरण। समझ रहे हो मेरी बात? युग्मकों का स्थानांतरण बोलते हैं। तो आपने पढ़ लिया कि निषेचन से पहले की घटना पढ़ ली। तो निषेचन से पहले की अपने दो घटना पढ़ ली, एक तो युग्मक जनन पढ़ लिया और एक युग्मकों का स्थानांतरण पढ़ लिया। तो युग्मक जनन में अपन ने क्या पढ़ लिया कि परिपक्वन के बाद में युग्मक बनना युग्मक जनन है। अगर नर है तो नर युग्मक बनेगा, मादा है तो मादा युग्मक बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो प्रक्रिया क्या है? युग्मक जनन होगी। फिर दूसरी बात अपन ने पढ़ी कि युग्मकों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब है कि या तो नर युग्मक गति करे मादा के पास जाए, या फिर मादा युग्मक गति करके नर के पास आए, या फिर दोनों गति करके आए। तो वो प्रक्रिया क्या है? युग्मकों का स्थानांतरण है, कि युग्मकों का एक दूसरे के पास आना क्या है? युग्मक स्थानांतरण है कि युग्मक जनन के बाद युग्मकों का एक दूसरे के पास आना या संलयन के लिए आना ही क्या है? युग्मकों का स्थानांतरण है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अगर अपन बात करें कि कुछ जीव होते हैं उसमें तो क्या होता है कि नर युग्मक होता है, वो गतिशील होता है कि वो चल के जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें मादा युग्मक गतिशील होता है, वो चल के जाता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जिनमें नर और मादा दोनों ही युग्मक गतिशील होते हैं, दोनों ही चल के जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनमें ना तो नर युग्मक गतिशील होता है, ना ही मादा युग्मक गतिशील होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर उनके जो युग्मक हैं उनको, जैसे नर युग्मक मादा युग्मक, उनको जाने के लिए क्या चाहिए? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, और उस माध्यम के द्वारा वो वहां पर पहुंचते हैं। अगर बीजीय पादपों की बात करें तो बीजीय पादपों में जो पुंकेसर वाला भाग, नर जनन भाग, उसके अंदर ऊपर की ओर टोपी से परागकोश, तो परागकोश में परागकण बनते हैं। ये परागकण परागण की क्रिया के द्वारा वर्ती कागज पे पहुंचेंगे, वर्ती कागज पे अंकुरण की क्रिया होगी, पराग नली निकलेगी, ये पराग नली अंड पे जाएगी, और इसी के द्वारा क्या होगा? नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा। तो मतलब नर युग्मक का स्थानांतरण हो रहा है। ये किसमें हो रहा है? पादपों में हो रहा है। तो ये अपन ने पढ़ लिया निषेचन से पहले की घटना। समझ रहे हो मेरी बात? अब पढ़ेंगे निषेचन की घटना। कौन सी घटना पढ़ोगे? निषेचन की घटना। अब अपन पढ़ेंगे निषेचन की घटना। तो देखो निषेचन की घटना कौन सी होगी? अपन बात कर रहे किसकी? निषेचन की। देखो निषेचन किसको बोलते हैं? एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। ये आपका नर भाग था और ये आपका मादा भाग है। इसमें युग्मकों का निर्माण हो गया था। समझ रहे हो मेरी बात? फिर इन युग्मकों का क्या हुआ था? संलयन हुआ था, और उससे युग्मनज बना, और फिर उससे क्या बनी थी? संतान। समझ रहे हो? तो ये जो बीच की प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? निषेचन। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे पूछ ले निषेचन किसे कहते हैं? कि नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनना क्या कहलाता है? निषेचन। कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन बोल सकते हो, मिलन बोल सकते हो। कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से
युग्मनज बनना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है, और अगुणित और अगुणित मिलकर द्विगुणित, तो मतलब युग्मनज जो होता है वो एक द्विगुणित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका। तो आपसे निषेचन की परिभाषा पूछ ले तो क्या है कि नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनना ही निषेचन कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात की, निषेचन किसको बोलोगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन या मिलन से युग्मनज का बनना क्या है, निषेचन होगा। अब देखो कि ये निषेचन की जो घटना होती है ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि मादा के शरीर के अंदर होती है, और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि जिनमें शरीर के क्या होती है, बाहर होती है। तो इस आधार पर निषेचन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। एक होता है बाह्य निषेचन, कौन सा निषेचन होगा, एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आपका आंतरिक निषेचन। एक होता है बाह्य निषेचन और एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य का मतलब बाहर, कि जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर से बाहर हो रही हो, जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर से बाहर हो रही हो तो वो क्या होता है, बाह्य निषेचन है। और जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर हो रही है तो वो क्या है, आंतरिक निषेचन है। देखो कभी आपने बारिश के मौसम में मेंढक वगैरह को देखा होगा, वैसे मेंढक जो होता है वो उभयचर प्राणी होता है। उभयचर कौन से होते हैं कि वे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो मेंढक दोनों जगह रहता है, तो वो क्या, उभयचर प्राणी है। समझ रहे मेरी बात, मेंढक। तो ये जो मेंढक है इसमें बाह्य निषेचन होता है। देखो बाह्य निषेचन कैसे होता है, कभी आपने बारिश के मौसम में मेंढक की ट्राउ ट्राउ की आवाज सुनी होगी, सुनी या नहीं सुनी है, सुनी है। तो जो मेंढक होता है वो एक मादा मेंढक होता है, ये मान लो मादा मेंढक है, नर मेंढक है, और बारिश के मौसम में आवाज करेंगे तो नर मेंढक कभी भी आवाज नहीं करता। आवाज कौन करता है, मादा मेंढक करता है। मादा मेंढक आवाज करता है, और मादा मेंढक आवाज क्यों करता है, ये नर को आवाज देता है कि इधर आ। ये मादा मेंढक है, ये नर मेंढक को आवाज देता है कि तू इधर आ। तो मादा मेंढक के जो नर मेंढक वो मादा मेंढक के पास आया कि बोल क्या बात है, तो मादा ने कहा कि यहाँ बैठ चुपचाप। तो नर बैठ गया, फिर मादा ने क्या किया, मादा ने जो अपने अंडाणु है वो पानी के अंदर छोड़ दिए, कि ये मादा के जो अंडाणु है पानी के अंदर छोड़ दिए। इस प्रकार से मादा अपने अंडाणु छोड़ देती है। तो मादा जैसे अंडाणु छोड़ती है तो नर मेंढक को उसकी क्या आती है, गंध आती है, और गंध के कारण वो नर मेंढक अंडाणुओं की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। और आकर्षित होने के बाद जो नर मेंढक के अगला जो पाद है, अग्रपाद, उसकी जो तीसरी जो अंगुली होती है उसके अंदर उनका क्या होता है, मैथुन अंग होता है, और उसके द्वारा वो यहाँ पर अपने क्या डाल देगा, शुक्राणु डाल देगा। क्या डाल देगा, शुक्राणु। और ये शुक्राणु इस अंडाणु से मिलेगा और युग्मनज बनेगा। वो प्रक्रिया क्या है, निषेचन है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये तो उदाहरण अपना समझने के लिए था कि यहाँ पर जो निषेचन हो रहा है वो मादा मेंढक के शरीर के अंदर तो नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है। इसका मतलब वो क्या है, बाह्य निषेचन है। समझ रहे हो मेरी बात। तो बाह्य निषेचन किसे कहेंगे कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर हो रही हो तो वो बाह्य निषेचन होता है। जैसे उभयचर होते हैं, मेंढक होता है, उनमें बाह्य निषेचन ही होता है। अगर आंतरिक निषेचन की बात करें तो आंतरिक निषेचन कौन सा होता है, जब निषेचन की क्रिया जीव के शरीर के अंदर हो रही हो तो वो क्या है, आंतरिक निषेचन है। जैसे आंतरिक जो निषेचन होता है वो मनुष्य में पाया जाता है। किसमें देखने को मिल जाएगा,
मनुष्य में देखने को मिल जाएगा कि मनुष्य में मादा अलग होगा और नर अलग होता है। जब दोनों में मैथुन की क्रिया होती है, जब दोनों में मैथुन की क्रिया होती है तो मादा और नर एक दूसरे के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने के बाद दोनों में मैथुन की क्रिया होगी तो नर जो अपना शुक्राणु है, नर जो होता है वो अपना शुक्राणु मादा के गर्भाशय में डाल देगा, योनि पार्ट में डाल देगा और वहां से वो अंडाणु तक पहुंच जाएगा। तो वहां पर जो क्रिया होती है वो मादा के शरीर के अंदर हो रही है, तो वो क्या है, आंतरिक निषेचन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका निषेचन का टॉपिक हुआ कंप्लीट। ओके बाय।